नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त की सिटीजन का स्पष्ट एग्जाम खत्म हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं। हमने कोशिश की है कि जितने क्वेश्चन हम ही पाए हैं उतने एनालिसिस करवाएं हमने। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए कंप्लीट तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला कि मणिपुर के उनमें में से कौन सा त्यौहार मणिपुर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा कि लुई नाराई नी और लाई हरोबा, इन दोनों में से ऑप्शन था। क्या था? एक एसएससी एनए में से पूछती है तो आपका जो भी ऑप्शन था आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऑप्शन था आपका। इन दोनों में से था ये नृत्य हुए मणिपुर सम्मिलित है। अगला है कि किस ओडिसी नृत्यकार को 2003 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा सनल मान सिंह को है वो ओडिसी नृत्यकार नृत्य कला में है वो 2003 में पद्म विभूषण मिला था। 1992 में इन्हें पद्म श्री भी मिला था, लेकिन 2003 में वो पद्म विभूषण भी मिल गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जिन्हें बीपीएस भी लिखते होते हैं। और इनका उल्लेख है वो संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में मिलता है और संविधान के भाग 4 में वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु नदी या इंडस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो इसका सही उत्तर होगा कि सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल है वो तिब्बत जो कि चीन में है, उसके मानसरोवर क्षेत्र से है वो सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये लगभग 3000 के आसपास ये उसकी लंबाई है, 13 किलोमीटर के आसपास। एक क्वेश्चन था कि सल्फर का है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होता है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 3s2 और 3p4 और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। वैसे सल्फर है वो उसका परमाणु क्रमांक है वो 16 में होता है, तो इसके 2 परमाणु भरे होते हैं कुल, बाद में 8 बाद में 6 ये इसके परमाणु क्रमांक इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के लिए कुछ भी कार्य नहीं हुआ था। तो इसका सही उत्तर अभी होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें समाज के लिए कुछ भी कार्य नहीं हुआ था। उसमें कृषि के लिए कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य था और उसमें सफलता भी मिली थी। कृषि पहला है वो कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2% उसकी टारगेट उठाना था, लेकिन चलो हमने है वो 3.5% है वो कृषि में वृद्धि की थी और अचीवमेंट हमने बहुत बड़ी प्राप्त की थी उस समय। और पहली 50 के समय है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और यह हेराल्ड डोमर नाम हर डोमर योजना पर आधारित ही है। ठीक है, ये आपसे ये पूछते हैं कि पचपन योजना प्रथम थी वो किस पर आधारित थी। तो हर डोमर मॉडल पर आधारित है बस योजना थी वो। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर अक्टूबर 2020 को रोक लगा दी है। तो ऑनलाइन गेमिंग पर अक्टूबर 2020 में वो आंध्र प्रदेश सरकार ने है वो रोक लगा दी है। फिर उनका मानना है कि इससे माइंड डेवलप नहीं होता, माइंड खराब ही होता है, डेवलप इसमें कुछ भी नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस किस ने रजत पदक जीता था। तो इसका सही उत्तर होगा कि रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू ने है वो टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और मीराबाई चानू का संबंध है वो वेट लिफ्टिंग से है और रवि कुमार दहिया का संबंध है वो कुश्ती से है। और गोल्ड मेडल 2020 टोक्यो ओलंपिक में है वो नीरज चोपड़ा ने जीता था और 4 कांस्य पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। कुल मिलाकर 7 है वो 7 पदक आए थे कुल मिलाकर टोक्यो ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो जापान से है वो कानून जापान से वो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। एक क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार को खेल में उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड मिला है। तो इसका सही तो होगा कि हरियाणा को है वो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। वैसे मणिपुर से नहीं, मेघालय को भी अवार्ड मिला है उस खेलों को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन
वो उसने दर्जा दिया है खेलों को, एक विशेष दर्जा दिया है खेलों को, उस श्रेणी में मिला है। लेकिन हरियाणा को है वो उत्कृष्ट काम के लिए अवार्ड मिला है, और मिजोरम को है वो मिला है खेलों को थोड़ा उच्च दर्जा देने के लिए। खेल ज़रूरी है, उस दर्जा देने के लिए उन्होंने खेलों को बढ़ावा दिया है, तो उसमें उन्हें अवार्ड मिला है। एक क्वेश्चन था कि उन्होंने वैसे कहाँ का राजा हिंदू था, तो इसका सही उत्तर होगा कि श्रीनगर है, वहाँ का राजा है हिंदू था। वैसे ऑप्शन और ट्राई थे, मुरादाबाद वगैरह उसको ऑप्शन थे, लेकिन इसका सही उत्तर मेरे ख्याल से श्रीनगर ही होगा। तो दोस्तों G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 27 से 28 अक्टूबर 2022 में हुई थी संपन्न। वो कहाँ पर आयोजित हुई थी और कहाँ संपन्न हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा कि वह इंडोनेशिया देश में है। वो G20 की 2022 की बैठक है वो समाप्त हुई थी, और 2023 की बैठक है वो अध्यक्षता है वो भारत को मिली है। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्शन दिए थे कि फसल बीमा योजना हिंदुस्तानी अनुच्छेद है, नीति ऐसे प्रश्न ऐसे था कि फसल बीमा योजना नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो इसका सही उत्तर हुआ कि अनुच्छेद 48 के तहत है वो फसल बीमा योजना, फसलों से संबंधित बातें की गई है। तो उसमें ऑप्शन दिए थे अनुच्छेद 42, 43, 47 और 48 ऐसे ऑप्शन दिए थे, तो इसमें 48 ऑप्शन सही लगा और वही सही होगा। आज एक क्वेश्चन था कि आग्नेस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना जैसे वृक्ष है वो किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं उनमें आबुनस, महोगनी, शीशम और रबर सिनकोना के जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारोदी सैकिया किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रतिपादक हैं, तो इनका संबंध है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो 8 शास्त्रीय प्रमुख शैलियाँ हैं, उनमें से सतरिया जो कि असम की है, इनसे इनका संबंध है। यानी सतरिया नृत्य से शास्त्रीय शैली से सारोदी सैकिया शास्त्रीय शैली का संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपक्षीय संधि जो कि 1838 में हुई थी वह किस गवर्नर के काल में हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय है वो त्रिपक्षीय संधि 1838 में हुई थी। तो 1838 में वो गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। आज एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत किसने की थी, तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि DRDO ने की थी, नाटो ने की थी, ऐसे और NHAI ने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा NHAI ने, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की थी। भारत के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एक और शहर है, तो उन चारों को है वो मिलाने की एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, वो चेन्नई, हाँ चेन्नई है एक, तो उनको मिलाने की कोशिश की है। तो यह है, उस समय राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट क्या थी, तो इसका सही उत्तर हो गया कि 74.0% है वो भारत की वो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो वर्ष 2011 की बर्फबारी के जो अनुसार देश के तो इसमें सही उत्तर होगा ये लाइन पहले नहीं है कि पुरुषों की साक्षरता दर है वो 82.14% है, और वहीं महिलाओं का प्रतिशत है वो 65.46% है। तो इसका महिलाएं इतने लिटरेसी रेट है और पुरुषों का इतना है, और ओवरऑल है वो इतना है। तो ये था। अगला है कि कलाम का नियम किससे संबंधित है, तो कलाम एक महान वैज्ञानिक है, उनका नियम है, उनके प्रतिबद्ध किया था कि अदिश रूप में यह नियम निम्नलिखित रूप से है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है वो दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा दूरी के
परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ की कूलाम नियंत्रण होता है, जिसका कि वो जो है वो 9 × 10⁹ Nm² c² न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 13 का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर होगा कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी। ये अनुच्छेद 13 में वर्णित है, संविधान के अनुच्छेद 13 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मैसूर दशहरा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि मैसूर है वो कर्नाटक में आता है, तो मैसूर दशहरा त्यौहार है वो कर्नाटक के मैसूर में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था कि जीडीपी और जीएनपी इनका फॉर्मूला पूछा था। तो जीडीपी के फॉर्मूले में बात करें तो जीडीपी बराबर निजी खपत प्लस सकल निजी निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्चा प्लस निर्यात माइनस आयात। तो ये है वो जीडीपी का फॉर्मूला होता है। बात करें जीएनपी के फॉर्मूले की, तो जीएनपी का फॉर्मूला होता है कि जीडीपी प्लस विदेश में फर्मों या नागरिकों द्वारा अर्जित आय माइनस विदेशी फर्मों या नागरिकों द्वारा अर्जित आय। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कि अलीराजपुर जिला है, जो कि मध्य प्रदेश का राज्य का। तो अलीराजपुर है वो सबसे कम साक्षर जिला है। बात करें सबसे कम साक्षर वाला राज्य की, तो इसका सही उत्तर होगा कि वो होगा बिहार होगा। बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो वो है केरल, जो कि 100% है वो साक्षर राज्य है केरल। तो ये कुछ है। अगर आपको वीडियो पूरा चाहिए साक्षरता वाला, ये 2011 जनगणना वाला, तो आप आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। वो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, जैसे 30-40 पॉइंट है जो प्रश्न पूछते हैं वही है, और छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन है जो वो प्योर मटेरियल है। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ से ज़रूर हेल्प मिलेगी। 2011 की जनगणना का एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि बलबन है, जो उन्होंने वो पारसी त्यौहार नौरोज का प्रारंभ किया था। बात करें पारसी त्यौहार की, तो पारसी नववर्ष जिसे नवरोज के रूप में जाना जाता है, इसे ईरानी कैलेंडर की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह परंपरा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी और दुनिया भर के पारसी समुदाय के अलावा इसका आकलन किया गया है। दिन को फ्रजी राजा जमशेद के बाद जमशेद ए नौरोज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पारसी कैलेंडर में पेश किया जाता है। बलबन पहले व्यक्तित्व थे जो फोग नौरोज के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। और अन्य जो महोत्सव होते हैं उनके बारे में बात करें तो गुड़ी पड़वा और ओबड़ी है, जो कि यह त्यौहार है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्रों के लोगों में मनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो इससे पहले शिफ्ट जो कि सेकंड शिफ्ट होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि गुड़ी पड़वा है वो कहाँ का त्यौहार है? तो उसका सही उत्तर था कि महाराष्ट्र, उसमें ऑप्शन था। और वो था कि चेती चंद और महोत्सव है वो कहाँ का है? तो चेटी चंद है वो किस रूप में मनाते हैं? तो सिंधी लोग हैं वो नववर्ष को चेटी चंद के रूप में मनाते हैं। तो चेटी चंद है वो किस समुदाय से है? तो सिंधी लोगों से संबंधित ये चेटी चंद त्यौहार है। बात करें नवरे है की, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो नवरे है यह जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। यह त्यौहार भी इससे पहले पूछ लिया गया है कि नवरे कहाँ है। अगला है कि साजिबू चेराउबा कहाँ का है? तो यह मैट्रिस का एक अनुष्ठानिक त्यौहार है जो हर साल मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि यह किसका त्यौहार है? तो मैट्रिस का। और कब मनाते हैं? तो मार्च और अप्रैल में। अगला है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के बारे में बात करें तो यह विक्रम संवत के नव वर्ष की शुरुआत की किंवदंती है, जिसमें वैदिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि विक्रम संवत का कैलेंडर है जो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो उसका पहला दिन होता है वो होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम। अगला क्वेश्चन है कि पोला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोला त्यौहार है वो
महाराष्ट्र का प्रसिद्ध त्यौहार है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन केरला इनका त्यौहार है, लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया हुआ था तो पोला है वो महाराष्ट्र का त्यौहार है। एक क्वेश्चन था कि संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा कि बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो संविधान के अनुच्छेद 19 में इसमें वर्णित है। एक क्वेश्चन था कि एक चित्र दिया हुआ था कि जब क्रिकेट में जब अंपायर दोनों हाथ फैलाकर सिग्नल देता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे वाइड बॉल कहते हैं। जैसे जब बॉल फेंकते हैं तो विकेट के बाहर पिच चल जाती है बॉल, तो अंपायर है वो वाइड बॉल देता है उसको, तो दोनों हाथ है वो दोनों हाथ फैला के वो सिग्नल देता है वाइड बॉल का। अगर ऊपर हाथ करके एक अंगुली करके देता है तो वो होता है नो बॉल, और एक हाथ साइड में करके सिग्नल देता है तो वो होता है फ्री हिट। नो बॉल वो होता है, सॉरी एक हाथ होता है तो वो होता है आउट होता है, और साइड में एक हाथ करता है तो वो होता है नो बॉल या नो फ्री हिट। अगला क्वेश्चन है कि संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा कि अनुच्छेद 19 का ग या सी है, उसमें संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है। और बात करें इसके बारे में कंप्लीट, तो भारतीय संविधान के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2011 में जोड़ा गया था, उसमें अनुच्छेद 19 ग में भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार अंततः स्थापित किया गया था। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा कि 16 अप्रैल 1853 में है वो भारत की सबसे पहली रेलवे लाइन है वो चली। वो रेलवे लाइन बिछाई तो इसका कार्यक्रम तो पहले चला गया था, लेकिन इसका पहले ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और लॉर्ड डलहौजी है उसके काल में ये हुआ था, और लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। बात करें पहले ट्रेन के बारे में, तो यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि ये कब चली थी और किससे काल में चली थी और कितने कहाँ से कहाँ तक चली थी और कितनी दूरी चली थी। ये 4-5 प्रश्न है जो एसएससी बार बार पूछती है। तो भारत में पहली ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, और यह ट्रेन है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से स्टेशन के बीच 35 किलोमीटर की दूरी तय चली थी। तो बेसिकली ये मुंबई से ठाणे के बीच की दूरी है जो कि 35 किलोमीटर है, वहाँ तक ये चली थी, जिसकी लंबाई 35 किलोमीटर थी। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। तो आपको लगता है मुझे कि 4-5 चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। एक क्वेश्चन था कि 2022 में है वो कितने लोगों को है वो अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा कि 25 एथलीट है उन्हें यह पुरस्कार मिला है। एक क्वेश्चन एसएससी 2-3 बार पूछ चुकी है कि 2022 में है वो एकमात्र व्यक्ति हैं टेबल टेनिस में जिन्हें शरद कमल है, उन्हें यह अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो ये प्रश्न पूछते हैं कि एकमात्र टेनिस प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, तो इसका सही उत्तर होगा कि शरद कमल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें टेनिस में है वो अर्जुन अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन एक था कि संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा कि कानून या विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, तो यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। इससे पहले जो शिफ्ट था सेकंड शिफ्ट, उसमें अनुच्छेद 13 से पूछा प्रश्न गया था। अगला क्वेश्चन की बात करें कि अलारमेल वल्ली को किस नृत्य रूप की शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो बेसिकली अनारवल्ली को किस नृत्य से संबंधित है, तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम से है। और बात करें भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति है वो तमिलनाडु में हुई थी। तो भरतनाट्यम का संबंध है वो तमिलनाडु से है। और भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव में प्रदर्शन कला के प्राचीन हिंदू ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भी पाई जाती है। और बात करें तो अलारमेल वल्ली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर एवं भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम में पंडालनूर श्रेणी की अग्रणी प्रतिपादक है। तो इनकी शैली कौन सी है, तो पंडालनूर शैली है इनकी भरतनाट्यम की। और इन्होंने 1984 में चेन्नई में द दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना भी की थी, जहां वे भरतनाट्यम सिखाती थी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने वो कौन से फाउंडेशन की स्थापना की और कब की थी। और 1991 में अलारमेल वल्ली जयंतीमाला के बाद भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया जाने वाली दूसरी कम आयु की नर्तकी थी।
जो कि उन्हें 1991 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। और उन्हें 2001 में भारत की संगीत राष्ट्रीय नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण और उसी वर्ष फ्रांस सरकार की ओर से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड के सम्मानित किया जा चुका है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इन्हें पद्मश्री कब मिला, तो 1991 में, और पद्म भूषण कब मिला, तो 2004 में, और राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी तो 2001 में इन्हें पुरस्कार मिले थे। तो ये जो पुरस्कार मिले हैं जिन व्यक्तियों को, ये एसएससी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इसीलिए मैं लाया हूँ, इनसे पहले भी पूछ लिया गया है कि इनका पुरस्कार कब मिला था, तो जब इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है कि यहाँ से दोबारा प्रश्न बन सकते हैं। आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा इसको चीज़ को। और जैसे हम बात करते हैं भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इनके बारे में बात करें तो कथक नृत्य है वो कहाँ से संबंध पूछें तो कथक का संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है, कुचिपुड़ी का है वो आंध्र प्रदेश से है, उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य है उसका उड़ीसी से है, और कथकली है उसका संबंध है वो केरल से है, और सतरिया है उसका असम से है, और शंकरदेव है वो इस नृत्य की उत्पत्ति उन्होंने की थी या पुनर्जीवित करने की मान्यता उन्हें प्राप्त है। और मणिपुरी है उसका संबंध है वो मणिपुरी से, और मोहिनी अट्टम है उसका संबंध है वो केरल से इनका संबंध है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक क्वेश्चन था आइटम एंड फ्रेज से कि कट टू द चेस, इसका आइटम बताना था, तो इसका सही उत्तर होगा कि गेट टू द पॉइंट, यानी पॉइंट पे बात करना, इसका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि इनडिफाइनाइट, जिसको डिफाइन किया नहीं जा सकता, उसका एंटोनियम यानी विलोम शब्द बताना था आपको, तो उसका सही उत्तर होगा बाउंडेड, डिफाइनाइट, फाइनाइट या श्योर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वन वर्ड पूछा गया था कि डेक्सटेरियस का वन वर्ड पूछा था कि ये डेक्सटेरियस है वो किसका वन वर्ड होता है, तो इसका क्वेश्चन था कि सोविंग और हैविंग स्किल स्पेशली विथ द हैंड, जो यानी कि जो अपनी स्किल होती है उसे हाथ के द्वारा दिखाने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डेक्सटेरियस से इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे हम मोटिवेट रहें और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इजीली हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना आता है लिंक पे क्लिक करके, तो आप टेलीग्राम ग्रुप खोलिएगा, टेलीग्राम खोलिएगा और वहाँ पे अपनी कोचिंग लगाइएगा, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी PDF। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा ताकि हम मोटिवेट रहें। धन्यवाद दोस्तों।